हेलो दोस्तों, आज हम मेवाड़ का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक अपना मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ जो क्षेत्र है उसका जो प्राचीन नाम है मेदपाट, प्रागवाट और शिव जनपद। इन नामों से प्राचीन समय में इसको जाना जाता था और वर्तमान में जो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और पाली का कुछ क्षेत्र जो है उस समय मेवाड़ के अधीन आता था। हम मेवाड़ के बारे में जानते हैं तो मेवाड़ में जो है मुख्य रूप से गुहिल वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। और गुहिल वंश की शुरुआत 566 ईस्वी में होती है। तो मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था और 566 ईस्वी में गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की। ये गुहिल कौन था? तो ये गुहिल जो है वल्लभी गुजरात के जो राजा थे शिलादित्य, उनका पुत्र था और ये राजस्थान में गुहिल वंश की स्थापना करता है 566 ईस्वी में। और इनकी माता का नाम पुष्पावती व पिता शिलादित्य, जो कि वल्लभी गुजरात के क्या थे? राजा थे। गुहिल वंश की कुल 24 शाखाएं होती है, जिसमें से गुहिल सूर्यवंशी हिंदू राजा थे। मतलब कहते हैं कि जो गुहिलों की कुल शाखाएं कितनी थी? 24 शाखाएं थी। जिसमें हम मेवाड़ के जो गुहिल पढ़ते हैं तो जो मेवाड़ के गुहिल राजा थे ये अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। अब जैसे ही गुहिल यहाँ पर शासन की स्थापना करता है, उसके बाद जो प्रतापी राजा होता है उसका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल हरित ऋषि का शिष्य था। आपसे पूछा जाए बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या था, तो हरित ऋषि था। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त की। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही जो गुहिल वंश है ये सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाला पूरे भारत का, उत्तर भारत का एकमात्र वंश है जो सबसे लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में शासन करने वाला था। तो 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किसके आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से। बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया और नागदा वर्तमान में कहाँ पड़ता है? उदयपुर में आता है। नागदा में जो बप्पा रावल ने एकलिंग जी जो महादेव का मंदिर है उसका निर्माण करवाया। और एकलिंग जी जो है गुहिल वंश के कुल देवता माने जाते हैं। और एकलिंग जी को ही जो है मेवाड़ के जो महाराणा हैं ये एकलिंग जी को मेवाड़ के शासक मानते हैं, खुद को उनका क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। तो पढ़ते हैं मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। और मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने वाला सबसे पहला शासक कौन था? बप्पा रावल, जिसने 115 ग्रेन का क्या चलाया था? सोने का सिक्का चलाया था। आगे देखते हैं। मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया। तो बप्पा रावल ने अपना जो साम्राज्य है वो कहाँ तक फैला लिया था? गजनी तक। और उसने गजनी के राजा सलीम को हटा दिया तथा अपने भांजे को गजनी का राजा बना दिया था। आगे पढ़ते हैं। इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टिन से की। बप्पा रावल के कारण पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। तो आपसे पूछा जाए पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है उस शहर का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो गुहिल वंश के शासक बप्पा रावल के नाम पर हुआ है। और बप्पा रावल की उपलब्धियों के बारे में देखें तो देखो बप्पा रावल की उपाधियां, बप्पा रावल ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? तो हिंदू सूरज, राजगुरु व चकव्य की उपाधि क्या है? बप्पा रावल ने धारण की है। इसका वास्तविक नाम पूछा जाए तो क्या नाम है इसका? वास्तविक नाम कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या है? कालभोज। बप्पा रावल के बाद कोई शासक होता है वो है अल्लट। बप्पा रावल के बाद जो प्रतापी शासक माना जाता है वो क्या था? अल्लट। अल्लट का नाम जो अन्य नाम मिलता है हमें आलू रावल मिलता है। इसे आलू राव भी कहते थे, आलू रावल भी कहते थे और अल्लट भी इसका नाम था। इसके मुख्य कार्य क्या रहे? तो इसने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। पहली राजधानी नागदा थी जो बप्पा रावल ने बनाई, दूसरी राजधानी आहड़ जो कि अल्लट ने बनाई थी। आहड़ पड़ता है वर्तमान में उदयपुर में और इसे ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? अल्लट ने। मेवाड़ में प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब है कि सबसे पहले नौकरशाही की व्यवस्था, नौकरशाही का गठन जो है मेवाड़ में करने वाला राजा कौन था? अल्लट था। अगला कार्य क्या है? इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया और हूणों की सहायता से इसने अपना प्रदेश को, साम्राज्य को बढ़ाना चालू कर दिया। अल्लट के बाद जो प्रतापी राजा आता है वो आता है जयद्रथ सिंह। कई बार इसका समय पूछ लिया जाता है, इसका शासनकाल पूछ लिया जाता है। तो जयद्रथ सिंह का शासनकाल 1213 से 1250 ईस्वी तक रहता है। और इसके समय में जो है
इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान होता है, और एक युद्ध होता है भूताला का युद्ध, जो कि उदयपुर में, भूताला कहाँ पड़ता है, जगह का नाम उदयपुर में पड़ता है, और ये 1234 में युद्ध होता है। एक तरफ जेतर सिंह, दूसरी तरफ इल्तुतमिश, मेवाड़ की जो जेतर सिंह है और दिल्ली के इल्तुतमिश के बीच में ये युद्ध होता है। और इसकी जानकारी हमें हमीर मद मर्दन से मिलती है, जो कि जय सिंह सूरी की पुस्तक है। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने, जब भूताला का युद्ध हुआ तो जब इल्तुतमिश की सेना हार गई थी और जब वो भाग रही थी, तो भागते उसने नागदा को क्या कर दिया, लूट लिया, नागदा को तहस नहस कर दिया था। जेतर सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया। तो कौन सी राजधानी होगी, तीसरी, पहली राजधानी नागदा, दूसरी आहड़, और तीसरी चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, जेतर सिंह था। इसका समय पूछ लिया जाता है, तो समय याद रखना है आपको, 1213 से 1250। अब अगला शासक आता है रतन सिंह, जिसका शासनकाल 1302 से 1303 तक रहता है। तो रतन सिंह के बारे में पढ़ते हैं हम। तो देखो, रतन सिंह का शासनकाल जो होता है 1302 से 1303 रहता है। इसका छोटा भाई कोमकर्ण है रतन सिंह का, वो नेपाल चला जाता है और गुहिल वंश की स्थापना नेपाल में कर देता है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और यही चित्तौड़ का प्रथम शाखा व राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। आगे देखते हैं आक्रमण के कारण। तो देखो, चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन ने आक्रमण क्यों किया, इसके कई कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, क्योंकि वो उसकी साम्राज्यवादी नीति, वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। चित्तौड़ का सामरिक महत्व, क्योंकि चित्तौड़ से ही मारवा जाने का रास्ता होता था, गुजरात जाने का, सिंध जाने का क्या है, मुख्य रास्ता था। व्यापारिक दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण था, और सामरिक दृष्टि से भी क्या था, महत्वपूर्ण था। सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। एक बार क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब लौट रही थी गुजरात के अभियान से, तो उस समय रतन सिंह ने उनकी सेना से क्या ले लिया, टैक्स ले लिया। तो ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव भी एक कारण था। अगला रानी पद्मिनी की सुंदरता। तो देखो, ये जो जानकारी हमें, ये चारों जानकारी है हमें, 1, 2, 3 और 4, ये चारों जानकारी हमें अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतू से मिलती है। बाकी जो पांचवी जानकारी हमें, ये मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ था पद्मावत, उसके द्वारा लिखित ग्रंथ था, 1540 में लिखा गया। इसके अनुसार हमें जो है रानी पद्मिनी की सुंदरता के कारण जो है इस युद्ध की जानकारी मिलती है। कहते हैं कि राघव चेतन नाम का एक ब्राह्मण था, जब पद्मिनी को लेके आता है रावल रतन सिंह सिंघल द्वीप से, तो इतनी सुंदर थी कि राघव चेतन उसको देख के मोहित हो जाता है और उस पर वो जादू टोना करने लगता है। तो इसकी जानकारी जब रतन सिंह को चलती है, तो राघव चेतन को देश निकाला दे देता है, और वो वहां से निकलकर कहाँ चल जाता है, तो चल जाता है अलाउद्दीन के पास, और अलाउद्दीन को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है। तो कहते हैं कि पद्मावत की स्टोरी इस तरह से थी। तो हम देखते हैं कि जो एक मुख्य कारण कहते हैं कि रानी पद्मिनी की सुंदरता भी जो है इस युद्ध का मुख्य कारण थी। रानी पद्मिनी के बारे में पढ़ते हैं कि यह सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती था। राघव चेतन ने अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया, और 1303 में चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और 1303 में जो है राजा ने केसरिया किया रतन सिंह ने, और जो रानी पद्मिनी थी उसने 1600 महिलाओं के साथ क्या किया, जौहर किया। तो रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया, और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। जब जौहर केसरिया दोनों होता है तो उसको क्या कहते हैं, साका कहते हैं। इस युद्ध में रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल, ये दोनों भी वीर गति को प्राप्त हो गए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। साथ में देखते हैं अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिजर खां को चित्तौड़गढ़ सौंप दिया, और चित्तौड़गढ़ का नाम क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। तो देखते हैं चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। जो खिजर खां है उसने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। आपको पता है चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो गंभीरी बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है, मैसा के पठार पर, इसलिए गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण किसने करवाया, खिजर खां ने करवाया। बाद में जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो खिजर खां दिल्ली चला जाता है, और यहाँ का शासक जो है मालदेव मूसला को सौंप जाता है। तो आगे पढ़ते हैं हम कि खिजर खां ने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया, और मकबरे की फारसी अभिलेख के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक है।
आगे देखते हैं, कालांतर में मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ सौंप दिया गया था। जब मैंने बताया था आपको अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद वो दिल्ली चला जाता है खिजर खा, और यहाँ का शासक किसको सौंप जाता है, मालदेव मुछला को सौंप जाता है। इसे मुछला मालदेव भी कहा जाता है, मालदेव सोनगरा भी कहा जाता है। आक्रमण की जानकारी के स्रोत तो हमारे पास अमीर खुसरो का ग्रंथ जो मैं बताया था खजाइन उल फतह या तारीख अलाई, पहली जानकारी तो इससे मिलती है चित्तौड़गढ़ के पहले साके की जानकारी। दूसरा मिलता है हेम रत्न सूरी से हमें गोरा बादल की चौपाइयाँ मिलती है, जिससे हमें इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा ग्रंथ हमारे पास मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, जो कि 1540 में लिखा गया था अवधी भाषा में। तो ये भी याद होना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत ग्रंथ है वो किस भाषा में था, अवधी भाषा में। कब लिखा गया, 1540 में। आगे देखते हैं, मुहम्मद नेंसी और जेम्स टोड ने इस कहानी का समर्थन किया। कौन सी कहानी का, पद्मावती की कहानी का। और सूर्यमल मिश्रण ने इसे स्वीकार नहीं किया। आगे देखते हैं, हम्मीर। अब रतन सिंह के बाद जो होता है हम्मीर सिसोदिया, जो कि सिसोदिया ठिकाने का जागीरदार का पुत्र था। हम्मीर सिसोदिया 1326 से 1364 तक इसका शासनकाल रहता है। तो देखो आगे पढ़ते हैं, बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। और हम्मीर सिसोदा गांव का था, इसलिए गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ हो गया। मतलब ये सिसोदिया वंश से तो था, लेकिन इसका जो मूल वंश था वो कौन सा वंश था, गोहिल वंश था। इसने राणा की उपाधि का प्रयोग किया, जबकि जो हम्मीर से पहले के शासक थे वो रावल की शाखा की उपाधि लगाते थे। और जैसे हम्मीर जो सिसोदिया वंश के राजा यहाँ पे आए, उन्होंने राणा की उपाधि का प्रयोग किया। तो देखो रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम शासक था जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है क्योंकि दोबारा मेवाड़ पर गोहिल वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, हम्मीर। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार हम्मीर विषम घाटी पंचानन था, मतलब विकट परिस्थितियों में सिंह के समान इसका अर्थ होता है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार हम्मीर विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। किसके अनुसार, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। किसको, हम्मीर को। रसिक प्रिया नामक पुस्तक में हम्मीर को वीर राजा की उपाधि दी गई है। चित्तौड़ में बखड़ी माता, जिसको हम बोलते हैं बखड़ी माता या अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया, किसने, हम्मीर ने। और गोहिल वंश की इष्ट देवी कौन थी, कुल देवी बाण माता, और इष्ट देवी कौन थी, बखड़ी माता या अन्नपूर्णा माता, और कुल देवी बाण माता थी। अगला देखो, राहप ने सिसोदिया गांव की स्थापना की थी। मतलब जो गोहिल वंश से ही अलग होकर राहप ने सिसोदिया गांव की स्थापना की थी, और इसी सिसोदिया वंश आगे चलकर क्या कहलाया, सिसोदिया वंश कहलाया। और यह मूल रूप से कौन सा वंश था, गोहिल वंश था। आगे जो शासक के बारे में पढ़ते हैं, राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के बारे में। 1382 से 1421 राणा लाखा का शासनकाल 1382 से 1421 तक रहता है। और इसके समय में जावर उदयपुर से चांदी की खान प्राप्त होती है। आगे देखते हैं कि इसके समय में क्या क्या कार्य हुए और कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए। तो देखो, जावर से चांदी की खान निकली उदयपुर से। एक बंजारा था, चिड़ीमार बंजारा, उसने अपने बैल की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया, और पिछोला झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बार एक नटनी थी, तो जो मेवाड़ा का राजा था उसने उसको कहा कि अगर तू इस पार से उस पार इस झील को पार कर जाती है एक रस्सी के सहारे, रस्सी पर चलकर, तो आधा राज्य तुझे दे दिया जाएगा। तो नटनी जब जाती है तो वो 60% 70% तक चली जाती है, रास्ता कवर कर लेती है। तो बाद में देखते हैं कि जो राजा को डर लगता है कि कहीं आधा साम्राज्य चला ना जाए, तो उसकी रस्सी कटवा देता है और नटनी की वहीं झील में गिरने से मृत्यु हो जाती है। बाद में वो राजा जो है इसका चबूतरा बनवा देता है, इसलिए नटनी का चबूतरा भी कहाँ पे, पिछोला झील पर बना हुआ है। और पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, एक बंजारे ने करवाया था। आगे देखते हैं, कुंभा हाड़ा बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। और साथ में देखते हैं मेवाड़। अब देखो मेवाड़, अपन पढ़े राणा लक्ष्य सिंह के बारे में, लाखा के बारे में। तो इधर मारवाड़ में समकालीन राजा था राव चूंडा। तो इस स्टोरी को समझो आप कि मेवाड़ में कौन था, राणा लाखा, और मारवाड़ में कौन था, राव चूंडा। राणा लाखा का जो एक बेटा था वो था राव चूड़ा। इधर चूंडा है, इधर चूड़ा है, इसको चूड़ा कर लेना, राव चूड़ा। अब देखते हैं आगे। अब जो राव चूड़ा है मारवाड़ का शासक, इसके 3 संतानें थी। पहली संतान थी, तो लिख लेते इधर, इसके 3 संतानें थी। पहली थी काना, दूसरा है रणमल, और तीसरा है हंसाबाई।
ठीक है, इसके 3 संतानें थी राव चूंडा के। अभी क्या करता है कि बड़ा बेटा कौन सा था, रणबल, उससे छोटा कान्हा। तो ये क्या करता है, राव चूंडा रणबल को राजा न बनाकर किसको बना देता है, कान्हा को राजा बना देता है। इससे रणबल नाराज हो जाता है, और नाराज होने के बाद कहाँ चला जाता है वो, राणा लखा के पास। पर किस तरह से जाता है, तो ये अपनी बहन का, ये क्या करता है, हंसाबाई का प्रस्ताव, रणबल हंसाबाई का प्रस्ताव किसके पास भेजता है, ये कुंवर चूड़ा के लिए भेजता है, कुंवर चूड़ा के लिए भेजता है। लेकिन जो पंडित नारियल लेके जाता है वो किसके पास चला जाता है, राणा लाखा के पास चला जाता है। अब पंडित जी वापस आ जाते हैं रणबल के पास। अब रणबल फिर दोबारा नारियल भिजवाता है लाखा के पास और कहता है कि मैं अपनी बहन का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो मेरी बहन से और आपसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का भावी राजा बनेगा। तो इस शर्त पर हंसाबाई और राणा लखा का विवाह हो जाता है, और चूड़ा जो है अपने पिता की खुशी के लिए जिंदगी भर आजीवन ब्रह्मचारी, या कहते हैं कि बिना विवाह के रहने के लिए तैयार हो जाता है। इसे मेवाड़ का भीष्म भी कहते हैं। जिस प्रकार भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी विवाह नहीं करने की, उसी प्रकार चूड़ा ने भी विवाह नहीं करने की क्या ले ली, प्रतिज्ञा ले ली। इस प्रकार हंसाबाई राणा लखा का विवाह हो जाता है सशर्त, और इन दोनों से एक संतान उत्पन्न होती है, उसका नाम था मोकल। तो आगे देखते हैं, मारवाड़ के राजा चूंडा की बेटी हंसाबाई की शादी राणा लखा से हुई। इस समय लाखा के बेटे चूंडा ने इस समय लाखा के बेटे चूड़ा ने प्रतिज्ञा की कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, बल्कि हंसाबाई के बेटे को मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा। इसलिए चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। इस त्याग के कारण चूड़ा को कई विशेषाधिकार दिए गए। अब विशेषाधिकार पढ़ लेते हैं, कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए। मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 चूड़ा को दिए जाएंगे, इनमें सलूम्बर भी शामिल था। आगे देखते हैं, सलूम्बर का सामंत मेवाड़ का राजा का राज तिलक करेगा। तो मतलब पूरी पावर जो है किसको दे दी गई थी, चूड़ा को दे दी गई थी। क्यों, किसके बदले में, कि वो राजा नहीं बन रहा है तो उसको कुछ पावर दे दी गई, कई सारी रियासतें देगी, जिसमें सलूम्बर भी शामिल था। सलूम्बर का सामंत मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा, और राणा लाखा की अनुपस्थिति में सलूम्बर का सामंत ही राजधानी को संभालेगा। अगला, मेवाड़ के राणा के साथ सलूम्बर का सामंत सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा। मतलब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे राज्य में, उसमें जो है सलूम्बर के, कहते हैं कि राणा डायरेक्ट कहे तो राणा चूड़ा की भी जो है सलाह ली जाएगी। कुछ देखो अपन पढ़ते हैं परिभाषाएं। तो हरावल सेना का अगला भाग कहलाता है, चंदावल सेना का पिछला भाग कहलाता है। ये मारो जो है मेवाड़ में चलता था। अगला देखो, जैसे ही राणा लाखा का पुत्र हुआ मोकल, उसका शासन होता है 1421 से 1433। हम पढ़ते हैं मोकल के बारे में। तो मोकल के पिता का नाम लाखा, माता का नाम हंसाबाई, और संरक्षक चूड़ा था। कौन संरक्षक चूड़ा था, मतलब जो उसका सौतेला भाई था, लाखा का पहला पुत्र, वो उसका संरक्षक बन गया। लेकिन हंसाबाई को एक मतलब शक था कि कहीं ये राजगद्दी के लिए मेरे बेटे को ना मार दे, इसलिए हंसाबाई के अविश्वास के कारण चूड़ा मालवा चला जाता है और मालवा का संरक्षक होशंग शाह को सौंप जाता है। और कुछ समय बाद जो है हंसाबाई अपने भाई को बुला लेती है रणबल को, और उसको बुलाकर और मोकल का क्या बना देती है, संरक्षक बना देती है। अब रणबल क्या करता है, जब आता है मेवाड़ में, तो मेवाड़ के जितने भी सरदार है उनको पद से हटा देता है और वहां पर मारवाड़ के सरदारों को शामिल करना प्रारंभ कर देता है। मतलब वो मेवाड़ पर अपना कब्जा करना चाहता है। मोकल ने एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनवाया और चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसे हम मोकल का समिदेश्वर कहते हैं। और पहले इसका जो निर्माण है भोज परमार ने करवाया था, जिसे त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता था। तो देखो, पहले इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था तथा भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया था। पहले इस मंदिर को, ये पढ़ लिया अपन ने, रिपीट हो गया। 1433 में गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। और देखो आगे देखते, जिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा और महपा पवार ने मोकल की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब जब मोकल की हत्या कर दी तो इसके बाद जो राजा बनता है कुंभा, मोकल का पुत्र। तो देखो 1433 से लेकर 1468 तक जो है कुंभा यहाँ का शासनकाल शासन होता है कुंभा का 1433 से 1468 तक। पिता मोकल, माता सौभाग्यवती परमार और संरक्षक रणबल। तो देखो कुंभा के पिता का नाम क्या था, मोकल, माता का नाम सौभाग्यवती और संरक्षक था रणबल। तो अब रणबल संरक्षक था कि कुंभा छोटा था, तो कुंभा ने रणबल की सहायता से अपने पिता के हत्यारों का क्या लिया, बदला लिया। अगला देखते हैं, हत्यारे कौन थे, चाचा मेरा और महपा पवार। मेवाड़ दरबार में रणबल का प्रभाव बढ़ गया तथा उसने सिसोदिया के नेता राघव देव, जो कि चूड़ा का भाई था, उसको मरवा दिया। हंसाबाई ने चूड़ा को वापस बुलाया और रणबल को भारमल की सहायता से मार दिया गया। तो देखो रणबल जो था
भारमिली इसकी प्रेमिका थी, एक दासी थी, और भारमली के द्वारा शराब में जहर मिलवाकर जो है कुंभा ने रणमल की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इधर लिख रखा है हंसाबाई ने मरवाया, जबकि हंसाबाई ने नहीं मरवाया, किसने मरवाया था, कुंभा ने मरवाया था। रणमल का बेटा जोधा मेवाड़ से भाग गया, क्योंकि देखो जोधा 15 साल तक निष्कासित रहा, कहाँ से, जोधपुर के। जोधपुर जो इसका जो मारवाड़ क्षेत्र है वहां से 15 साल तक वो क्या रहा था, क्योंकि जोधपुर की स्थापना तो इसने की थी, किसने, राव जोधा ने, लेकिन ये मारवाड़ का शासक बनने से पहले 15 साल निष्कासित रहा था। कुछ समय के लिए काहुनी गांव में जाकर इसने शरण ली थी, किसके डर से, कुंभा के डर से। लेकिन बाद में जो हंसाबाई है वो इसकी बुआ लगती है जोधा की, रणमल की बहन थी, तो जोधा क्या हुई, बुआ हो गई, और जो है कुंभा की दादी भी लगती थी। तो हंसाबाई के कहने पर जोधा को बुलाया गया और एक संधि की गई, जिसे हम बोलते हैं आबल बाबल की संधि। आगे देखते हैं कि चुंडा ने राठौरों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। चूड़ा ने, अब एक आती आबल बाबल की संधि। जिस क्षेत्र में आंवले के पेड़ है वो क्षेत्र कहलाएगा मेवाड़ का, और जिस क्षेत्र में बबूल के पेड़ है वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, मारवाड़ का। तो पेड़ों को देख के एक सीमा निर्धारित की गई, और जो मुख्य केंद्र है, जो मुख्य सीमा का जो क्षेत्र है वो पाली को रखा गया। तो देखो 1453 में संधि हुई, आबल बाबल की संधि, कुंभार जोधा के बीच में। इसमें देखो मंडोर जोधा को वापस दे दिया जाएगा। अगला सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया, सोजत के उस पार तो मेवाड़, इस पार मारवाड़। कुंभा के बेटे रायमल की शादी जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर से कर दी जाएगी। तो देखो कुंभा का एक पुत्र था रायमल, और उसकी शादी थी वो जोधा की बेटी, मतलब ये दोनों रिश्तेदार भी हो गए, जोधा की बेटी श्रृंगार देवी से दोनों की शादी कर दी गई, और दोनों आपस में क्या बन गए, समधी बन गए। अब एक युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। तो देखो सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में, और ये होता है महमूद खिलजी के बीच, जो कि मालवा का शासक था, और कुंभा के बीच में। कहते हैं कि जो सारंगपुर का युद्ध था, इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो देखो महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी, और कुंभा इस युद्ध को जीत गया। किससे, कौन से युद्ध को, सारंगपुर के जीत को। उसने इस जीत की याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब आता चंपानेर की संधि, जो कि 1456 ईस्वी में हुई। ये संधि देखो दो लोगों के बीच हुई थी कुंभा को हराने के लिए। पहला था महमूद खिलजी जो मालवा का शासक था, दूसरा था कुतुबुद्दीन शाह जो गुजरात का शासक था। दोनों का उद्देश्य क्या था, कुंभा को हराना, क्योंकि एक की बस की बात थी नहीं, तो दोनों ने मिलकर क्या है, संयुक्त सेना बनाकर, संयुक्त सेना का निर्माण करके, और एक संधि की, चंपानेर की संधि, और कुंभा को हराने के लिए। अब बदनौर का युद्ध होता है भीलवाड़ा में, जिसमें दोनों संयुक्त सेना कुंभा को हराने के लिए मैदान में आती है। बदनौर का युद्ध होता है भीलवाड़ा में, बदनौर का मैदान है भीलवाड़ा में 1457 में। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की सामूहिक सेना को हराया, और कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया। मतलब इन दोनों ने जो संधि की थी, चंपानेर संधि, इसके अंदर जो दोनों की सेनाओं ने कुंभा पर आक्रमण किया, इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को कुंभा ने हरा दिया। साथ में सिरोही के सहसमल शासक था, उसको भी कुंभा ने हरा दिया। आगे देखते हैं नागौर। तो नागौर में देखो शम्स खां कुंभा ने सहायता की, और मुजाहिद खां कुंभा ने हराया। तो देखो शम्स खां की कुंभा ने सहायता की, और साथ में इसकी सहायता करके किसको हराया था, मुजाहिद खान को हराया था। इसकी सहायता करके मुजाहिद खान को हराया था नागौर में। और कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां तो हमने पढ़ा, उसके युद्ध वगैरह, उसकी साम्राज्यवादी नीतियां, अब पढ़ते हैं उसकी उपलब्धियां। तो स्थापत्य कला, कहते हैं कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मुख्य दुर्गों में से, 84 दुर्गों में से जो 36 दुर्गों का निर्माण है वो किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। तो देखो इसके द्वारा बनाई गई इमारतें कौन कौन सी, और कुछ इसके द्वारा बनवाई गई और कुछ इसके शासनकाल में बनी हुई थी। पहली इमारत विजय स्तंभ, अपन ने पढ़ा था मालवा विजय सारंगपुर का युद्ध, उस युद्ध के उपलक्ष्य में जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, विष्णु ध्वज भी कहते हैं, गरुड़ ध्वज भी कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी से कहा जाता है। यह 9 मंजिला इमारत है। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। इसकी तीसरे मंजिल में 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा गया है। अगला ऊंचाई इसकी 122 फीट है, कई जगह 120 फीट भी आती है, कई जगह 122 फीट भी आती है। ऑथेंटिक जो है 122 फीट है। चौड़ाई इसकी 30 फीट है। वास्तुकार पूछा जाए कि आपसे विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन है, तो जेता, पूंजा, पोमा और नापा इसके वास्तुकार है। अगली प्रशस्ति आती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि विजय स्तंभ पर लिखी गई है, और इसके जो लेखक है अत्रि थे, और अत्रि की मृत्यु होने के बाद इस प्रशस्ति को पूरा किया महेश भट्ट ने। मेवाड़, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के में हमें किस तरह की जानकारी मिलती है, तो देखो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, और जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है, और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। किसकी, कुतुब मीनार की।
सॉरी कुतुब मीनार नहीं, विजय स्तंभ की तुलना फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन से की है, टार्जन टावर से, और राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। और यह विजय स्तंभ में जो है राजस्थान पुलिस के लोगों में, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोगों में, और अभिनव भारत वीर सावरकर की क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत में जो है इन तीनों के लोगों में जो है इसका प्रतीक या इसको प्रतीक के रूप में रखा गया। अगला जैन कीर्ति स्तंभ जो कुंभा के काल में बनाया गया और इसका निर्माण करवाने वाला एक व्यापारी था जीजा शाह बघेरवाल। तो चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला इमारत है जो कि 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। यह ऋषभ देव आदिनाथ को समर्पित है और इसलिए इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। अगला देखते हैं कविराज श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। किसके अनुसार? श्यामल दास की वीर विनोद के अनुसार जो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़, अब देखो कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया। तो पहला है कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में पड़ता है। कुंभलगढ़ के वास्तुकार पूछे तो पढ़ने से तो मंडन इसके वास्तुकार थे और इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं, संकटकालीन राजधानी कहते हैं और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। कौन सी? कुंभलगढ़ का दुर्ग। इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी कहा जाता था। इसका सबसे ऊपरी स्थान कटारगढ़ कहलाता था। मतलब किले के अंदर भी एक दुर्ग बना हुआ था, दुर्ग के अंदर भी एक दुर्ग बना हुआ था, उस दुर्ग का नाम था कटारगढ़ और इसे मेवाड़ की आंख कहते थे और ये क्या था? कुंभा का निवास स्थान था। ये कुंभा का निवास स्थान था, इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता था क्योंकि यहीं से जो है कुंभा अपने पूरे साम्राज्य पर, अपने पूरे जो है क्षेत्र पर नजर रखता था, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कवि महेश थे और इस प्रशस्ति के अनुसार कुंभा धर्म एवं पवित्रता का अवतार माना जाता है। अगला अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में जो कि 1453 ईस्वी में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अगला है बसंतगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग भी बोलते हैं, ये भी सिरोही में बना हुआ है, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया। मचान दुर्ग सिरोही में मेरों पर नियंत्रण हेतु बनवाया था कुंभा ने। भूमर दुर्ग उदयपुर जो कि भीलों पर नियंत्रण हेतु बनवाया था। अगला मंदिर पूछे कौन कौन से मंदिर है, तो देखो कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे? अचलगढ़ में करवाया, कुंभलगढ़ में करवाया और चित्तौड़गढ़ में करवाया। अगला श्रृंगार चौरी मंदिर, ये जैन मंदिर है जो शांतिनाथ भगवान को समर्पित है। श्रृंगार चौरी मंदिर जैन मंदिर है, शांतिनाथ भगवान को समर्पित है। चित्तौड़ के वेलका भंडारी ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है रणकपुर के जैन मंदिर, ये भी कुंभकालीन मंदिर है। 1439 में जैन व्यापारी धर्नक शाह ने इसका मंदिरों का निर्माण करवाया। इनमें सबसे प्रमुख चौमुखा मंदिर है। इसमें भगवान आदिनाथ की पूजा की जाती है मूर्ति के रूप में और इसमें 1444 स्तंभ लगे हुए, इसलिए इसे स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है रणकपुर जैन मंदिर को। चौमुखा मंदिर का वास्तुकार जो है देपाक को कहा जाता है। अगला है कुंभा का साहित्य में योगदान क्या क्या रहा है, तो देखो कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था तथा वीणा बजाया करता था। संगीत गुरु सारंग व्यास, कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास। पुस्तकें तो कुंभा द्वारा रचित पुस्तक थी। कुंभा ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? तो सूंड प्रबंध, कामराज रतिसार 7 भागों में, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, ये सारी जो 5 पुस्तकें ये कुंभा द्वारा लिखी गई थी। और संगीत राज को 5 भागों में बांटा गया था। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश में 5 भागों में संगीत राज को बांटा गया था। अगला देखो कुंभा की टीकाएं, कौन कौन सी टीकाएं हैं, तो देखो जयदेव की गीत गोविंद पर इसने रसिक प्रिया नामक टीका लिखी। सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर इसने टीका लिखी। चंडी सटक पर टीका लिखी। कुंभा ने मेवाड़ी भाषा में 4 नाटक भी लिखे थे। अगला देखो कुंभा मराठी व कन्नड़ भाषाओं का ज्ञाता भी था। तो देखो ये सारी जानकारी हमें पता होनी चाहिए और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आगे देखते हैं दरबारी विद्वान। कुंभा के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, तो कान्हा व्यास जिसने एक लिंग महात्म्य की रचना की। इसका प्रथम भाग राजवर्णन कहलाता है और ये इसी प्रथम भाग का जो कुंभा द्वारा लिखा गया था। कान्हा व्यास ने एक लिंग महात्म्य की रचना की और प्रथम भाग राजवर्णन है जिसे कुंभा द्वारा लिखा गया था। अगला जो इसके दरबारी विद्वान है मेहाजी, इसका ग्रंथ है तीर्थमाला। अगला विद्वान है मंडन, इसके जो द्वारा लिखे गए ग्रंथ है वास्तुकार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन और कोदंड मंडन इसकी रचनाएं हैं। जो रूप मंडन है इससे मूर्ति कला की जानकारी मिलती है, कोदंड मंडन से हमें धनुष निर्माण की जानकारी मिलती है। अगला इसका दरबारी विद्वान है नाथा, यह मंडन का भाई था और यह इसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था वास्तु मंजरी। अगला विद्वान है गोविंद और यह मंडन का बेटा था और इसके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, तो द्वार दीपिका, द्वार धोरणी,
कला निधि, सार समुच्चय, ये सब इसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। कला निधि से हमें मंदिर शिखर निर्माण की जानकारी मिलती है और सार समुच्चय से हमें आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। अगला है रमाबाई, ये कुंभा की बेटी थी और अपने पिता की तरह ये संगीत में रुचि रखती थी और कुंभा ने इसे जावर परगना क्षेत्र दिया था और इसकी उपाधि थी बागेश्वरी। जो रमाबाई थी ये कुंभा की पुत्री थी और संगीतज्ञ थी, ये संगीत में रुचि रखती थी और इसको कुंभा ने उपाधि दी बागेश्वरी की। अगला है हीरानंद मुनि, ये कुंभा के गुरु थे। अगला है संगीत गुरु, हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, ये हीरानंद मुनि ये भी इनके गुरु थे, पर संगीत गुरु और कोई थे, दूसरे थे। संगीत गुरु का नाम था इनका कान्हा, सॉरी सारंग व्यास। गुरु जो कुंभा है उनके संगीत गुरु का नाम क्या था? सारंग व्यास। आगे देखते हैं तिला भट्ट, ये भी जो है इनके दरबार में एक विद्वान थे। अब देखो कुछ जैन विद्वानों के बारे में पढ़ते हैं। कुंभा के दरबार में कुछ जैन विद्वान कौन कौन से थे? तो देखो कुंभा ने जैन तीर्थों पर जो तीर्थ यात्रा करता, जैनों पर तीर्थ यात्रा करता, उसको समाप्त कर दिया। उस समय अपने मुगल साम्राज्य में चलता था जजिया कर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। जजिया कर को धार्मिक कर था हिंदुओं पर लगाया जाता था, गैर मुस्लिम लोगों पर, चाहे वो ईसाई हो या फिर गैर मुस्लिम लोग हो। उसी प्रकार जैनों पर तीर्थ कर समाप्त कर दिया। और इसके दरबार में कुछ विद्वान थे जैसे सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जय शेखर और भुवन कीर्ति। कुंभा की उपलब्धियां या उपाधियां कह सकते हैं हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, राहाल गुरु, छाप गुरु, परम भागवत आदि वरा, ये सब इसकी क्या थी? उपाधियां थी। और कुंभा की जो हत्या है उसके बेटे उदा ने कुंभलगढ़ किले में की थी। एक कटार घोंपकर उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। कुंभा के बाद कुछ समय के लिए उदा रहता है, लेकिन बाद में जो मेवाड़ के जो सरदार थे उसको भगा देते हैं वहां से और फिर रायमल को गद्दी में बिठा देते हैं। रायमल का दूसरा पुत्र था कुंभा का। तो देखो इसका शासन जो था 1437 से लेकर 1473 से लेकर 1509 तक इसका शासनकाल रहता है। इनके पिता का नाम था कुंभा। किसका पुत्र था? रायमल, कुंभा का पुत्र। हम पढ़ते हैं रायमल के बारे में। इसका शासन जो होता है 1473 से लेके 1509 तक, 9 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। इसके जो पिता का नाम था कुंभा, एक पुत्र था उदा जिसने कुंभा की कटार घोंपकर हत्या कर दी थी और बाद में जो है कुछ सरदारों ने, मेवाड़ के सरदारों ने उसको वहां से भगा दिया। सिंहासन से उतार कर, कहते हैं गद्दी से उतार कर किसको बिठा दिया? रायमल को बिठा दिया। एकलिंग मंदिर का इसने वर्तमान स्वरूप, एकलिंग का क्या करवाया इसने? जीर्णोद्धार करवाया, उसको वर्तमान स्वरूप दिया। इसकी रानी श्रृंगार कंवर जो कि किसकी पुत्री थी? राव जोधा की। श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। अगला देखो गोसुंडी अभिलेख, तो यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है और यह वैष्णव धर्म से संबंधित है और इससे हमें वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अनुसार राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। किसके अनुसार? गोसुंडी अभिलेख के अनुसार। अगला है पृथ्वीराज, तो रायमल के 3 पुत्र हुए, पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांगा, जिसको संग्राम सिंह भी कहते हैं। तो देखो पृथ्वीराज, यह इसके बारे में पढ़ते हैं तो यह रायमल का बेटा था और इसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता था। अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर किले का निर्माण तारागढ़ कर दिया। जो तारागढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण अजय राज ने करवाया था, तो अजय राज द्वारा बनवाया गया जो अजमेर का किला है उसका जो नाम तारागढ़ है वो पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी ताराबाई के नाम पर किया गया। इसको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम क्वेश्चन भी आ चुका है कि उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है। अगला कुंभलगढ़ के किले में पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है जो कि कितने खंभों की है? 12 खंभों की। जयमल के बारे में देखते हैं तो जयमल रायमल का बेटा था और यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। बचा कौन? महाराणा संग्राम सिंह, तो इसको महाराणा संगा के नाम से भी जानते हैं अपने इतिहास में। इसका शासनकाल 1509 से 1528 तक रहता है और ये अपने भाइयों से विवाद होने के बाद भी, क्योंकि जो पृथ्वीराज है वो राजा बनने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन इन भाइयों में जो है राजगद्दी को लेकर विवाद होता है और बाद में जो है जो शासन है, जो मेवाड़ का साम्राज्य है वो किसकी किस्मत में होता है? वो राणा सांगा की किस्मत में होता है और इन दोनों के बीच कई बार विवाद होते थे। इस चक्कर में जो है पृथ्वीराज ने सांगा की एक आंख फोड़ दी थी। विवाद के कारण सांगा कई दिनों तक जो है अपनी जान बचाकर अजमेर चला गया और अजमेर करमचंद पवार के पास उसने शरण ली। और जब पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो महाराणा सांगा है वो चित्तौड़ आता है और बड़े राज्याभिषेक उसका चित्तौड़ में होता है। तो जब अपने भाइयों से विवाद होने के बाद सांगा ने श्रीनगर अजमेर में करमचंद पवार के पास शरण ली। रायमल की मृत्यु के बाद सांगा मेवाड़ का राजा बना। अब इसके बाद देखो युद्ध होता है इब्राहिम लोदी का, जिससे महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी से, इब्राहिम लोदी जो शासक था दिल्ली का शासक था, ये दिल्ली का सुल्तान था और कहते हैं कि जो महाराणा सांगा है इसके समकालीन दिल्ली में कौन था? इब्राहिम लोदी था।
तो इब्राहिम लोदी के साथ 2 युद्ध होते हैं इसके, खातौली का युद्ध कोटा में और बाडी धौलपुर का युद्ध धौलपुर में। जो खातौली का युद्ध होता है 1517 में और धौलपुर बाडी का युद्ध होता है 1518 में। दोनों युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजय मिलती है और महाराणा सांगा इस युद्ध को जीत जाता है। अगला युद्ध होता है गागरोन का युद्ध, जो कि 1519 में लड़ा गया महाराणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच। महमूद खिलजी मालवा का सूबेदार था और महाराणा सांगा मेवाड़ का, दोनों बीच युद्ध होता है। इसमें महाराणा सांगा क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। कहते हैं महाराणा सांगा बहुत प्रतापी राजा था और इसने अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैला लिया था। इस समय गागरोन का किला चंदेरी के मेदिनी राय के पास था। बाद में देखते हैं हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया। अंत में सांगा ने हरिदास चारण को 12 गांव उपहार में दिए। अगला देखो ईडर। ईडर का एक भारमल था और एक रायमल था। तो भारमल मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक है, वो भारमल की सहायता करता है और रायमल की सहायता कौन करता है, महाराणा सांगा करता है। और इसमें जो है ईडर राज्य महाराणा सांगा जीतकर रायमल को दे देता है। आगे देखते हैं बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को होता है बाबर और सांगा के बीच में। तो जब इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में बाबर हरा देता है और दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना कर देता है। अब बाबर जो होता है इस युद्ध को जीतने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, एक सांगा का वर्चस्व भी था और सांगा एक प्रतापी राजा था, उसको हराने के लिए दूसरा सांगा पर जो है एक विश्वासघात का आरोप भी लगाया। किसने, बाबर ने। तो कई कारणों से बाबर ने सांगा पर आक्रमण किया। पहला युद्ध होता है बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को होता है। इस समय बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था और बाबर का सेनापति सुल्तान मिर्जा सांगा बाबर का सेनापति था सुल्तान मिर्जा। तो बयाना के किले में जो किलेदार था वो कौन था, मेहंदी ख्वाजा। और युद्ध होता है और बाबर की सेना में सेनापति कौन था, सुल्तान मिर्जा। दोनों युद्ध होता है। इसमें सांगा की जो सेना है वो जीत जाती है। अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध, जो कि इसकी जानकारी खानवा के युद्ध की जानकारी में वीर विनोद के अनुसार मिलती है। 17 मार्च 1527 को एक अनिर्णायक युद्ध होता है। इसमें एक तरफ बाबर होता है, एक तरफ सांगा होता है। मेवाड़ का सांगा और दिल्ली का बाबर, मुगल वंश का संस्थापक। बाबर ने जिहाद, कहते हैं कि जो सांगा की सेना थी ये युद्ध जीतने वाली थी और बाबर को जो है एक रात का मौका मिल गया और बाद में जो है बाबर की सेना ने जो है राजपूतों से युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। बाद में बाबर ने जो है जिहाद का नारा दिया, धर्म युद्ध का, और मुसलमानों को एकजुट किया। बाद में उसने कहा कि मैं मुस्लिमों पर जो तमगा कर है मैं उसको हटा दूंगा, व्यापारियों पर तमगा कर हटा दिया जाएगा। और उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा भी की। इस तरह मुस्लिम सैनिकों में जोश भर गया और वापस वो लड़ने के लिए तैयार हो गई। तो देखो सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखा। तो देखो सांगा भी क्या करता है, इस युद्ध में सभी राजाओं को आमंत्रित करता है और इनकी एक रस्म होती है राजपूतों की, पाती परवन की रस्म। इस रस्म का जो शुरुआत है कहते हैं कि महाराणा सांगा ने की थी और ये रस्म होती है जिसमें सभी राजपूत राजा मिलकर बाहरी शक्ति से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। तो देखो बाहरी शक्ति कौन थी, बाबर। तो देखो इसमें जो महाराणा सांगा के साथ पाती परवन की रस्म के लिए कौन कौन से राजा शामिल होते हैं इस युद्ध के अंदर, जो आमेर का पृथ्वीराज जो है इसमें शामिल होता है। मारवाड़ का मालदेव और राव गंगा, दोनों मालदेव और राव गंगा जो पिताजी थे और मालदेव क्या थे, इनके पुत्र थे। बीकानेर के कल्याणमल और राजा जेतसी, मेड़ता की वीरमदेव, सिरोही के अखेराज देवड़ा, बागड़ के उदय सिंह, देवलिया का बाग सिंह, सादड़ी का अझाला अज्जा, चंदेरी का मेदिनी राय, सलूम्बर का रतन सिंह चूड़ावत और मेवात का हसन खां मेवाती। और एक महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था वो भी राणा सांगा की तरफ से इस युद्ध में शामिल था। अब देखो सांगा जब इस युद्ध में घायल हो जाता है तो इसका जो राज चिन्ह है वो झाला अज्जा ले लेते हैं और सांगा को यहाँ से सुरक्षा पूर्वक निकाल देते हैं। बाबर जीत जाता है और वह गाजी की उपाधि धारण करता है और जो झाला अज्जा है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब सांगा ने हार के कारण, सांगा क्यों हारा, तो सांगा के हार के कारण इस रूप से था कि सांगा की सेना में एकता की कमी थी। क्यों, क्योंकि अलग अलग राजाओं ने, क्योंकि नेतृत्व करने वाला कोई राजा, जो सांगा की सेना है उसका नेतृत्व कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा था, अलग अलग नेतृत्व करने वाले थे। जैसे बयाना युद्ध के बाद सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। बयाना के युद्ध के बाद जो सांगा ने काफी समय बाबर को तैयारी के लिए दे दिया था। दूसरा, इसके सेना में सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी, अनेक सेनापतियों के नेतृत्व में, अलग अलग सेनापति के नेतृत्व में इसकी सेना लड़ रही थी, एकता का अभाव था। घायल सांगा स्वयं युद्ध के मैदान से चला गया था और जब राजा युद्ध से चला जाता है तो सैनिकों का जो है एक आत्मविश्वास टूट जाता है, तो वो भी एक कारण था। सांगा के कई साथियों ने विश्वासघात किया तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए, जैसे रायसेन नागौर, मतलब रायसेन का सलदी तंवर और नागौर का खान जादे मुस्लिम, ये दोनों जो थे सांगा की तरफ थे, लेकिन बाद में ये बाबर की तरफ मिल जाते हैं। तीसरा कारण क्या था, बाबर की तोपखाना, क्योंकि बाबर ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग राजस्थान में कहाँ पे किया था, खानवा के युद्ध में किया था। और बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति, मतलब बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति से युद्ध किया,
क्योंकि तुगलक में युद्ध पद्धति का मतलब होता है कि अपनी सेना को दो भागों में डिवाइड करके युद्ध करना। अगला देखो, मुगल सेना ने घोड़ों का प्रयोग किया था जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया था। तो देखो, घोड़े फुर्तीले होते थे और कम वजनदार होते थे, जबकि हाथी भारी भरकम होते थे। जब ये इन्होंने तोप की आवाज़ सुनी, जब तोप के गोले की आवाज़ सुनी थी, तो हाथी जो है पलट कर ही अपने अपने ही लोगों को मारने लगे, अपने ही लोगों को पैरों के नीचे कुचलने लगे, मेवाड़ी सैनिकों को कुचलते हुए भाग गए। तो इस वजह से मेवाड़ी सेना का उल्टा नुकसान हुआ हाथियों को रखने से, इसलिए जो है राजपूत हाथियों से लड़ रहे थे, तो ये भी एक कारण था। अगला है, मुगल सेना ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था जो कम वजन के हो और आसानी से सामने वाले पर वार किया जा सके, जबकि मुगलों के पास वही भारी भरकम हथियार, भाले वगैरह उपयोग में लिए जाते थे। खानवा युद्ध का महत्व क्या क्या था? तो देखो, अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया। और कहते हैं कि बाबर के बाद मुगल वंश सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश था दिल्ली सल्तनत पर। 1857 की क्रांति तक जो है ये इस वंश के राजा इस पर शासन करते रहे। और देखो, खानवा अंतिम युद्ध था जिससे राजस्थान के राजपूत राजाओं का में एकता दिखाई दी। उसके बाद राजपूत की राजाओं में एकता नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अपन आगे जाके। एक हुडा सम्मेलन होता है, उसके पहले हमें राजपूतों में कोई एकता, और वो भी असफल हो जाता है, तो उससे पहले हमें राजपूतों में एकता नहीं दिखाई देती। सांगा अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली को चुनौती दी थी। उसके बाद कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने दिल्ली को चुनौती दी हो। राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर हो गई, और सामरिक कमजोरी का मतलब होता है कि उनमें एकता का अभाव था। मुख्य रूप से कमजोरी तो यही थी उनके अंदर। सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं बचे, जिससे हिंदू कला व संस्कृति को नुकसान पहुंचा। सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं बचे, जिससे हिंदू कला और संस्कृति को नुकसान पहुंचा। और अगला देखो, मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण हुआ तथा अकबर ने संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति का अपनाई। जब कोई विवाद ही नहीं होता, जब युद्ध करना मतलब जो कोई ऐसा राजा नहीं बचा जो दिल्ली को चुनौती दे सके, तो अकबर ने क्या किया कि एक जो है सुलह कुल की नीति के तहत राजाओं को अपने नियंत्रण में लेना प्रारंभ कर दिया, अपने अधीनता स्वीकार करवाना प्रारंभ कर दिया। कई सारे जो राजपूत राजा है, कल्याणमल है, इधर से मोटा राजा उदय सिंह है, इधर से देखते हैं हम आमेर के जो है भारमल है, ये सब अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। खानवा युद्ध के कारण तो सांगा तथा बाबर के बीच महत्वाकांक्षों का टकराव था। अगला, क्योंकि सांगा भी क्या थे, साम्राज्यवादी थे, और बाबर भी साम्राज्यवादी था। सांगा ने सल्तनत के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, तो ये भी एक कारण था कि सल्तनत जो दिल्ली के क्षेत्र है, कई क्षेत्रों पर, दिल्ली के कई क्षेत्रों पर सांगा ने अधिकार कर लिया था। उन क्षेत्रों को छुड़ाने के लिए भी बाबर ने खानवा का युद्ध किया, मतलब सांगा से युद्ध किया। राजपूतों तथा अफगानों के मध्य गठबंधन बन रहा था। और अगला है, बाबर ने सांगा पर वादा तोड़ने या वचन भंग का आरोप लगाया था। अगला देखो, बसवा दौसा में सांगा ने घायल सांगा का इलाज किया गया। जब सांगा घायल हो गया था युद्ध में, तो बसवा दौसा उसको लाया गया और वहाँ पर उसका इलाज करवाया गया। अगला देखो, इरिची उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह सांगा को जहर दे दिया गया था। मतलब सांगा जो है जैसे सही हुआ, उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ, वह युद्ध के लिए वापस तैयार हो गया। तो कई सारे सरदारों ने जो कि युद्ध के खिलाफ थे, उन्होंने क्या कर दिया, सांगा को जहर दे दिया और वहीं पर उसको मार दिया। और कालपी जो यूपी में पड़ता है, यहाँ पर सांगा की मृत्यु हुई। और मांडरगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की छतरी बनी हुई है। सांगा की उपाधियां पढ़े तो हिंदूपथ, सैनिकों का भग्नावेश इसलिए कहते हैं क्योंकि 80 घाव उसके ऊपर लगे हुए थे। उसकी बॉडी पे कितने घाव थे? 80 घाव थे। अगला देखते हैं कि बाबरनामा के अनुसार सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव व 104 सरदार थे। भोजराज सांगा का बड़ा बेटा था और उसकी शादी मीराबाई से हुई थी। भोजराज कहते हैं सांगा का बेटा था और उसकी शादी किससे हुई थी? मीराबाई से हुई थी। अगला देखते हैं रतन सिंह, सांगा का बेटा, जो कि सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राजा बना और यह बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। अगला है विक्रमादित्य, जो कि मेवाड़ का राजा बनता है। सांगा का पुत्र, ये भी सांगा का पुत्र है। विक्रमादित्य मेवाड़ का राजा बनता है। इसका पिता का नाम सांगा और माता का नाम कर्मावती था और संरक्षिका इसकी कर्मावती थी। जो माता ही इसकी क्या थी? संरक्षिका थी, क्योंकि कम उम्र में राजा बन गया था। आगे देखते हैं कि 1533 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। देखो, पहला साका पढ़ा था अपने 1303 में, दूसरा साका पढ़ेंगे अपन 1535 में। तो देखो, जब सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो रानी कर्मावती ने क्या, रणथंभौर की जागीर देकर या रणथंभौर किला देकर उससे संधि कर ली। तो लेकिन जो है बहादुर शाह उसमें भी नहीं माना। उसने 1534-35 में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण कर दिया। तो रानी ने क्या किया कि हुमायूं को, जो कि बाबर का पुत्र था दिल्ली में, तो विक्रमादित्य के समकालीन कौन था? हुमायूं। तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, भाई बनाया, लेकिन हुमायूं सही समय पर सहायता लेकर नहीं पहुंचा। उस वजह से जो है 1535 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा साका होता है। रानी कर्मावती ने जौहर किया और देवलिया के बाघ सिंह ने के नेतृत्व में केसरिया किया गया।
और बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। अब देखो, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का पुत्र कौन था? बनवीर। ये एक दासी पुत्र था। अब ये क्या होता है, ये जब विक्रमादित्य बच जाता है और जब जौहर हो जाता है तो बनवीर को जो है मेवाड़ का प्रशासक बनाया जाता है। अब बाद में बनवीर क्या करता है, विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था, लेकिन पन्ना धारी ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया और अब बचा कर रखा ले गई, कुंभलगढ़ ले गई आशा देवपुरा के पास। वहां का किलेदार था, तो कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा ने पन्ना धारी तथा उदय सिंह को शरण दी। अगला राजा बनता है उदय सिंह। मावली का युद्ध, उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है, सबसे पहले अभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ी किले में। अब एक युद्ध होता है मावली का युद्ध, 1540 में होता है। यह बनवीर और उदय सिंह के बीच में होता है, क्योंकि बनवीर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किए हुए होता है और बनवीर को हटाकर उदय सिंह अपना जो है राज्य लेना चाहता है वापस। तो मावली युद्ध होता है बनवीर और उदय सिंह के बीच में। उदय सिंह इसमें जीत जाता है। 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना करता है कौन? उदय सिंह। 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की तथा यहाँ पर उदय सागर झील बनवाई। 1567-68 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं, क्योंकि देखो राजा का बचना जरूरी होता है। तो दो सेनापति थे उदय सिंह के, जयमल और फत्ता सिसोदिया और जयमल, ये दोनों क्या करते हैं, उदय सिंह को सुरक्षा पूर्वक कहाँ भेजते हैं? गिरवा की पहाड़ियों में भेज देते हैं और खुद युद्ध लड़ते हैं। तो अकबर की सेना से जयमल फत्ता युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखो, जयमल फत्ता ने चित्तौड़ के किले का मोर्चा संभाला और 1668 में चित्तौड़ का तीसरा साका होता है, इसमें फूल कंवर ने जौहर किया। और फूल कंवर कौन थी? तो ये पत्ता सिसोदिया की क्या थी? पत्नी थी। तो जयमल तथा पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। जयमल ने कल्ला राठौर के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। तो देखो, जयमल के पैर में गोली लग जाती है। अकबर जो है जयमल के पैर में गोली मार देता है, जिससे जयमल घायल हो जाता है। तो कल्ला राठौर जो होता है जयमल का भतीजा, वो उसको कंधे पे बिठाता है और दोनों चाचा भतीजे ऊपर से नीचे से दोनों से चारों हाथों से क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। जब अकबर देखता है चार हाथों वाला योद्धा, तो उसका सेनापति कहता है कि सर ये तो कल्ला राठौर है। तभी से कल्ला राठौर को चार हाथों वाला देवता कहा जाता है। इसे लोक देवताओं में भी हम पढ़ते हैं। तो देखो, जयमल ने कल्ला राठौर के कंधे पर बैठकर युद्ध किया था तथा इसलिए कल्ला राठौर को चार हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अकबर ने चित्तौड़ में 3000 लोगों का कत्लेआम किया था और ये जो है सबसे कहते हैं कि अकबर के जो जीवन का सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। और अकबर इस बाद जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होता है। अकबर क्या करता है? जयमल और फत्ता की वीरता से क्या होता है? प्रभावित होता है और दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाता है। गजारूढ़ मूर्तियां आगरा किले में लगवाता है। फ्रांसीसी यात्री होता है बर्नियार ने इन मूर्तियों का वर्णन किसमें किया है? अपनी पुस्तक में किया है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में किया है। बर्नियार की पुस्तक का नाम क्या था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। एक दुर्ग और बीकानेर में, जूनागढ़ में भी जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। जयमल जो था ये मेड़ता का राजा था और 1562 ईस्वी में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था, तो ये कहाँ आ गया? चित्तौड़ आ गया था। अगला फत्ता, इसे फतेह सिंह चूड़ावत भी कहते हैं और ये आमेट राजसमंद का शासक था और आमेट मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो ये भी क्या है? जयमल फत्ता दोनों किसके सेनापति थे? तो ये उदय सिंह के सेनापति थे। फूल कंवर जो है जयमल की बहन थी तथा फत्ता की रानी थी। 1527 ईस्वी में गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। गोगुंदा में ही उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। आगे देखते हैं कि उदय सिंह ने अपने बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया, जबकि छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया। तो जगमाल को राजा बना दिया, लेकिन वह कुछ समय तक रहता है। बाद में प्रताप ही जो है मेवाड़ का राजा बनता है और प्रताप का जो राज्याभिषेक है, पहला राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में होता है, दूसरा चित्तौड़ में होता है। तो देखो, महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है 1572 से लेकर 1597 तक रहता है। 25 साल ये शासन इनके द्वारा शासन किया जाता है। इनका जो जन्म है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में होता है और कुंभलगढ़ के किले में भी कहाँ पे? कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है, बादल महल, वहाँ पे जो है प्रताप का जन्म होता है। पूरा बचपन जो प्रताप का है कुंभलगढ़ किले में बीतता है। उदय सिंह का बचपन भी कुंभलगढ़ के किले में बीतता है और साथ में अमर सिंह का जो बचपन है वो भी कुंभलगढ़ किले में बीतता है। तो देखो, माता का नाम जयवंता बाई सोनगरा था। बचपन का नाम कीका था, क्योंकि भील जो मित्र थे इसके वो उसको कीका के नाम से पुकारते थे। इनकी रानी का नाम अजबदे पवार था। इनका राज तिलक 28 फरवरी 1572 ईस्वी में होली के दिन होता है। गोगुंदा में कृष्णदास चूड़ावत जो कि सलूम्बर के ठिकानेदार थे ने राज तिलक किया। प्रताप का विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ किले में हुआ, इसमें मारवाड़ का चंद्रसेन भी उपस्थित था। फिर मारवाड़ में चंद्रसेन भी जो है समकालीन था किसके? तो प्रताप के। इसे प्रताप का अग्रगामी भी कहते थे, भूला बिसरा राजा भी कहते थे। देखो, प्रताप को अकबर ने अब
अकबर प्रताप के समकालीन जो दिल्ली में राजा था वो अकबर था। और अकबर प्रताप को अपना, देखो जब अकबर सुलह कुल नीति के तहत लोगों से संधियां कर रहा था, तो ये एक नागौर दरबार लगाता है भारमल की सहायता से 1570 में। तो वहां पर कई सारे जो है राजा, राजस्थान के राजा है उसके अधीनता स्वीकार करते हैं। प्रताप भी जाते हैं, लेकिन प्रताप बिना अधीनता स्वीकार किए वहां से चले आते हैं। तो अकबर उसको अपमान समझता है और वो उसको उनको मनाने के लिए, उसको उससे अधीनता स्वीकार कराने के लिए वो अपने 4 शिष्ट मंडल भेजता है, 4 दूत भेजता है। पहले नंबर पर जलाल खां को भेजता है 1572 में, फिर भेजता है मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल को 1573 में। पहले मान सिंह जाते हैं, फिर भगवंत दास, कुछ महीने बाद भगवंत दास जाते हैं, और फिर उसके थोड़े दिनों बाद टोडरमल जाते हैं 1573 में। अब ये चारों जो होते हैं प्रताप को जो है मनाने में या उसको मतलब अधीनता स्वीकार कराने में असफल हो जाते हैं। तो फिर हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई जाती है, और योजना बनती है आगरा के, अजमेर के जो मैगजीन फोर्ट है आगरा का, वहाँ पर जो है, जिसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, वहाँ पर जो है इसकी योजना बनाई जाती है। तो देखो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को होता है, और ये होता है प्रताप और अकबर के बीच में। प्रताप के साथ कौन कौन से सेनापति होता है? तो शम्स खां तोमर होता है ग्वालियर का, हकीम खां सूरी जो होता है मुस्लिम सेनापति, कृष्णदास चूड़ावत होता है, और पूंजा भील होता है। ये सब इसकी सेना में सेनापति होते हैं और सेना का नेतृत्व करते हैं। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह व आसफ खां द्वारा किया जाता है। बाद में जब हल्दीघाटी युद्ध समाप्त हो जाता है, तो ये न तो प्रताप को बंदी बना पाते हैं, न प्रताप को मार पाते हैं। तो जो है अकबर इनसे नाराज हो जाता है मान सिंह और आसफ खां से, और इनको क्या करता है, अपने राज्य से निकाल देता है। तो देखो मेहतर खां नामक सैनिक ने अकबर के आने की सूचना दी, किसको? महाराणा प्रताप को। बाद में इस युद्ध में चेतक घायल हो जाता है और प्रताप युद्ध से बाहर चले जाते हैं। और जब युद्ध से बाहर चले जाते हैं प्रताप, तो प्रताप का जो राज चिन्ह है वो झाला बीदा संभाल लेते हैं, और इस युद्ध में नेतृत्व करते हैं किसका? प्रताप की जगह पर सैनिकों का नेतृत्व करते हैं। मान सिंह प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहता है, और अकबर क्या करता है, मान सिंह तथा आसफ खां को दरबार में आना बंद करवा देता है। हमें इस युद्ध की जानकारी जो मिलती है अबुल फजल इतिहासकार, और तो देखो इस युद्ध के बारे में कई अन्य नाम मिलते हैं। अबुल फजल इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहता है, बदायूनी इस युद्ध को गोविंदा का युद्ध कहता है, जेम्स टोड इसको मेवाड़ की थर्मापोली कहता है, और आदर्श लाल श्रीवास्तव इसे बादशाह बाग का युद्ध कहता है। हल्दी घाटी युद्ध का महत्व, तो देखो यह साम्राज्यवादी शक्ति तथा क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था, और कम संसाधनों के बावजूद प्रताप ने अकबर का सामना जिससे मेवाड़ की जनता में नैतिकता और आशा का संचार हुआ। मतलब कम संसाधनों के बावजूद भी प्रताप ने क्या किया, अकबर की सेना का सामना किया, और मतलब जो है अकबर को एक कड़ी टक्कर दी इसने। इससे क्या होता है कि जो मेवाड़ की जनता, उनमें एक नैतिकता और आशावादी का संचार होता है। इस युद्ध में मेवाड़ की जनता तथा जनजातियों में राष्ट्रवादी की भावना का संचार किया था, और आज भी हल्दी घाटी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। हल्दी घाटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है, उस मैदान की मिट्टी हल्दी के समान पीली थी, इसलिए उसको हल्दी घाटी का मैदान कहते हैं। कई बार हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम या मानसिंह के हाथी का नाम पूछा जाता है इस युद्ध में। देखो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था लूणा और राम प्रसाद, 2 हाथी थे। बाद में अकबर राम प्रसाद को ले जाता है बंदी बना के हाथी को, और उसका नाम पीर प्रसाद कर देता है। अगला है मुगल सेना में जो मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना व गजमुक्ता था। अगला देखो चेतक की छतरी, जब चेतक नाला क्रॉस करके महाराणा प्रताप को बचाता है तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है, और बलीचा गांव में जो है चेतक की छतरी बनी हुई है, और वहीं पर उसकी मृत्यु होती है। बलीचा गांव कहाँ पे है? राजसमंद में। 1576 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तथा उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। कुंभलगढ़ का युद्ध, तो देखो मुगल सेनापति शाहबाज खान के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए जाते हैं। ये अकबर की तरफ से होते हैं, और जो सेना का नेतृत्व कौन करने वाला था? शाहबाज खान। 1577, 1578, 1579 ये 3 युद्ध होते हैं। तीनों युद्ध में जो है ये प्रताप को बंदी बनाकर लाने में सफल होते हैं। अगला देखो शेरपुर की घटना 1580 में, तो वो अमर सिंह ने, अब ये महाराणा प्रताप का पुत्र थे अमर सिंह। महाराणा प्रताप क्या है? पुत्र है, बेटा है अमर सिंह। तो ये भी सेना में भर्ती होता है, और ये भी जो है नेतृत्व करता है। शेरपुर की घटना में देखो अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रताप ने उन्हें सम्मान वापस पहुंचा दिया था। इसको बोलते शेरपुर की घटना के नाम से जानते हैं। अगला होता है दिवेर का युद्ध 1582, प्रताप ने मुगल सेना को हरा दिया। दिवेर के युद्ध से प्रताप की विजय प्राप्त हो जाती है, मतलब विजय अभियान चालू हो जाते हैं। दिवेर के युद्ध में प्रताप ने मुगल सेना को हरा दिया था, और अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया था। ईडर, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा रियासतों ने प्रताप का साथ दिया था। जो ईडर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की रियासत के जो ठिकानेदार थे
राजा थे, इन्होंने प्रताप का साथ दिया। और इस युद्ध में जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। कौन से युद्ध को? दिवेर के युद्ध को। 1585 में जगन्नाथ कछुआ ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, और जगन्नाथ कछुआ यह आक्रमण अकबर की तरफ से प्रताप पर अंतिम आक्रमण था। कब? 1585 में। और इसमें भी जगन्नाथ कछुआ असफल हो जाता है और प्रताप ने मालपुरा पर अधिकार कर लिया। आमेर रियासत उसने यहाँ पर झालरा तालाब, तो देखो उस समय जो मालपुरा था, जो टोंक में पड़ता है, वहाँ पर जो है ये जो क्षेत्र था आमेर रियासत का था। और आमेर रियासत आपको था, आमेर जो था वो अकबर के नियंत्रण में था, क्योंकि भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और ये भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था। और भारमल का अंगा शासक था, आमेर के शासक था। और एक तरह से कह सकते जो आमेर था वो भी अकबर के नियंत्रण में था। तो प्रताप ने मालपुरा पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर झालरा तालाब व नीलकंठ महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया। प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और उसने यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर व महलों का निर्माण करवाया चावंड में। और अंतिम समय प्रताप का चावंड में बीता। प्रतापगढ़ में ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष मेवाड़ पुनः जीत लिया। प्रताप ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर पूरा मेवाड़ जो है पुनः जीत लिया था। आगे देखते हैं, चावंड 28 साल तक राजधानी रही किसकी? प्रताप की। तो अंतिम समय तक जो है प्रताप कहाँ पर रहा? चावंड में रहा। और यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। 19 जनवरी 1597 में प्रताप की मृत्यु हो जाती है। और प्रताप की जो छतरी है वो बारडोली उदयपुर में बनी हुई है, जो कि 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। अब देखो प्रताप के दरबार में कुछ विद्वान थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। चक्रपाणी मिश्र, तो देखो प्रताप के दरबार में एक विद्वान था चक्रपाणी मिश्र। इसके द्वारा रचित ग्रंथ है राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ, जिसमें उद्यान विभाग की जानकारी मिलती है। दूसरे जो दरबारी विद्वान थे हेमरत्न सूरी, जो गौरा बादलरी चौपाई नामक ग्रंथ भी लिखते हैं। अगला है सादुल नाथ त्रिवेदी। ये प्रताप ने इन्हें मंडेर जागीर दान में दी थी। अब मंडेर जागीर कहाँ पड़ती है? राजसमंद में पड़ती है। और यह जानकारी 1888 ईस्वी के उदयपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला है भामाशाह और दाराचंद। ये दोनों क्या थे? दानवीर थे। और ये जो है प्रताप को जो है देखो इन्होंने चूलिया नामक गांव में प्रताप से मुलाकात की थी तथा प्रताप को युद्ध के लिए आर्थिक सहायता भी दी थी तथा प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बनाया। अगला है माला सांधु और रामा सांधु। ये भी चारण कवि थे जो कि प्रताप के दरबार में विद्वान थे। अगला है चित्रकला। तो चावंड से मेवाड़ की चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ होता है। जो मेवाड़ चित्रकला है इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? चावंड से होता है। और मुख्य चित्रकार जो है मेवाड़ के वो कहलाते हैं नासिरुद्दीन। अब प्रताप की मृत्यु के बाद यहाँ का जो शासक है अमर सिंह बनता है। 1597 से 1620 तक इसका शासनकाल रहता है। और इसी के शासनकाल में मुगल मेवाड़ संधि स्थापित होती है, जो कि कभी हुई नहीं थी। मुगल और मेवाड़ों के बीच में कभी संधि स्थापित नहीं हुई। और अमर सिंह के समय में पहली संधि होती है मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के समय में। तो देखो 1605 में जो होता है कि मृत्यु हो जाती है अकबर की, और बाद में 1605 में जहांगीर शासक बनता है। और जहांगीर जो है और अमर सिंह के बीच में संधि होती है, इसको बोलते हैं मुगल मेवाड़ संधि 1615 में। तो जो संधि की शर्तें थी, तो मेवाड़ का देखो संधि कुछ शर्तें थी। मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, मतलब मुगल दरबार में मेवाड़ महाराणा नहीं जाएगा सर झुकाने के लिए। दूसरा, मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में जाएगा। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवारों की सहायता देगा, मतलब उल्टा जो है मेवाड़ क्या देगा? मुगलों को सहायता देगा 1000 घुड़सवारों की। चित्तौड़ का किला मेवाड़ को दे दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ी जो है उस किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाएंगे, जैसे कि तैसे ही रखेंगे। अगला है मेवाड़ी ने कहा कि भाई हम कभी भी मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। संधि का महत्व क्या हुआ? तो देखो सांगा व प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की भावना का पतन हो गया। जो स्वतंत्रता थी वो एकदम समाप्त हो गई, और एकदम जो है अधीनता स्वीकार करने से जो प्रण चल रहा था मेवाड़ियों का वो एकदम समाप्त हो गया, कमजोर पड़ गया। मेवाड़ में शांति व्यवस्था स्थापित हुई, जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। जब संधि हो गई थी तो युद्ध भी खत्म हो गए थे, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए थे, और जो सांस्कृतिक कलात्मक जो गतिविधि थी उनको बढ़ावा मिला। मेवाड़ की तरफ से शुभकर्ण व हरिदास संधि का प्रस्ताव लेकर गए तथा मुगलों की तरफ से खुर्रम ने संधि की। अगला देखो युवराज कर्ण सिंह जहांगीर। तो कर्ण सिंह कौन थे? तो ये अमर सिंह के पुत्र थे। और युवराज कर्ण सिंह जहांगीर के दरबार में गया था, तो जहांगीर ने उसे 5000 का मनसब दिया। ये मनसबदार एक पद था जो कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा मनसबदार था, मानसिंह को दिया था 7000 मनसब। और जो कर्ण सिंह थे इनको 5000 का मनसबदार बनाया गया। और जहांगीर ने अमर सिंह तथा कर्ण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। सर टॉमस रो के अनुसार, टॉमस रो था जो कि जहांगीर के दरबार में आता है व्यापारिक इंग्लैंड से,
जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर और इसको जो है व्यापार की अनुमति लेने के लिए। तो सर टॉमस रो के अनुसार जहांगीर ने मेवाड़ को बुद्धि से अधीन किया था, ताकत से नहीं। कौन कहता है? टॉमस रो कहता है। अमर सिंह इस संधि से निराश था तो वह नौ चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगा और कालांतर में यहाँ पर राजसमंद झील का निर्माण किया गया और नौ चौकी के पाल पर एक 25 बड़ी बड़ी शिलाखंडों पर एक प्रशस्ति लिखी गई है, जिसे राज प्रशस्ति के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें मेवाड़ की जानकारी मिलती है, मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो देखो अमर सिंह के बाद जो है शासक बनता है कर्ण सिंह 1620 से 1628। तो इसके कार्य देखो तो उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलकुश महलों का निर्माण करवाता है। जग मंदिर महल का निर्माण शुरू तो करवाता है, लेकिन खत्म कौन करता है? जगत सिंह करता है। तो जग मंदिर महल का निर्माण करवाता है और विद्रोह के दौरान खुर्रम यहाँ पर रुका था। एक मुगल जो राजकुमार है खुर्रम, वो जब युद्ध के दौरान जो उनके बीच युद्ध हुआ, जब खुर्रम के साथ उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, उस खुर्रम ने अपनी जान बचाने के लिए विद्रोह के दौरान जब अपने जो पिताजी से विद्रोह किया था खुर्रम ने, तो वो अपने जान बचाने के लिए कहाँ पे आया? जग मंदिर में रुका था। तो जग मंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया था कर्ण सिंह ने। तो अगले आता जगत सिंह, जिसका शासनकाल 1600, देखो कर्ण सिंह पड़ा हमने 1620 से 1628। उदयपुर में कर्ण विलास था, दिलकुश महल का निर्माण करवाया, जग मंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया और विद्रोह के दौरान खुर्रम यहाँ पर रुका था। कहाँ पर? जग मंदिर में। तो देखो जगत सिंह, तो कर्ण सिंह के बाद राजा बनता है जगत सिंह 1628 से 1652 तक इसका शासन रहता है। जग मंदिर महल को पूरा करवाता है, जो जग मंदिर महल का निर्माण है उसको पूरा करवाता है। उदयपुर में जगदीश मंदिर जगन्नाथ राय का मंदिर बनवाता है और इसे सपनों से बना मंदिर भी कहा जाता है। किसको? जगदीश मंदिर को सपनों से बना मंदिर भी कहा जाता है, ड्रीम टेम्पल इसको कहते हैं। और वास्तुकार जो है जगदीश मंदिर के वास्तुकार है अर्जुन भाना व मुकुंद, इसके वास्तुकार थे। अब देखो प्रशस्ति, तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति के बारे में पढ़ते हैं। इसके लेखक थे कृष्ण भट्ट। इस प्रशस्ति से हमें हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। कौन सी प्रशस्ति से? जगन्नाथ राय प्रशस्ति से। जगत सिंह दानवीरता के लिए प्रसिद्ध राजा था और उदयपुर में नौजूबाई मंदिर का निर्माण करवाया और नौजूबाई जगत सिंह की धाई माँ थी। आगे देखते हैं जगत सिंह के बाद राज सिंह। तो देखो राज सिंह जो है थोड़ा सा विद्रोह करता है, किसका? शाहजहां का, जिसे हम खुर्रम के नाम से भी जानते हैं। तो राज सिंह 1652 से लेकर 1680 तक इसका शासन रहता है। शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाता है और चित्तौड़ के जो संधि मुगल मेवाड़ संधि में शर्तें थी कि चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण मेवाड़ी द्वारा नहीं करवाया जाएगा, तो वो जो राज सिंह होता है वो इस संधि को तोड़ देता है और चित्तौड़ के किले का शुरू करवा देता है, निर्माण शुरू करवा देता है। चित्तौड़ के किले का निर्माण शुरू करवा देता है। उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब का समर्थन करता है। कौन? तो देखो औरंगजेब, तो देखो इसमें दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो है उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध होता है। दो युद्ध होते हैं, दोराई का युद्ध और धर्मत का युद्ध। जिसमें क्या है, औरंगजेब जो शाहजहां है वो अपने पुत्र दारा शिकोह को राजा बनाना चाहता है। औरंगजेब छोटा था तो औरंगजेब को राजा नहीं बनाना चाह रहा था, तो औरंगजेब दोनों के युद्ध होता है और जो है राज सिंह जो है औरंगजेब का साथ देता है और जबकि दारा शिकोह का साथ नहीं था, क्योंकि दारा शिकोह का समर्थक कौन था? शाहजहां। और शाहजहां का साथ, जब शाहजहां के खिलाफ उसने क्या किया? आक्रामक नीति अपनाई। तो उसने जो है जिस बेटे का साथ शाहजहां दे रहा था तो उसका साथ ना देकर उसने उसके विद्रोही मतलब कहते औरंगजेब का साथ दिया। तो उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब का समर्थन किया था। इस समय राज सिंह ने कई मुगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। और अगला देखते हैं औरंगजेब ने के जजिया का विरोध किया। जो औरंगजेब है उसके द्वारा गैर मुस्लिम लोगों से जजिया कर लिया जाता है, उसका क्या किया था? विरोध किया था। औरंगजेब के खिलाफ जोधपुर में अजीत सिंह को समर्थन दिया। अजीत सिंह को बचा के इसने जो है अजीत सिंह को बचाया। अजीत सिंह जो है जसवंत सिंह का पुत्र था और जो जसवंत सिंह की कम उम्र में मृत्यु होने के कारण अजीत सिंह को वो छोटी उम्र में दिल्ली ले जाता है। तो उस समय ये अजीत सिंह को बचाता है और अजीत सिंह को अपना उसका शासन दिलवाने में, उसका जो है जोधपुर दुर्ग दिलवाने में उसकी सहायता करता है। इसे राठौर सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। अब अजीत सिंह जो है और जो राज सिंह है, दोनों में एक तरह से मित्रता हो जाती है, गठबंधन हो जाता है। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू मूर्तियों की रक्षा की थी और औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की थी, जैसे रोपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। तो औरंगजेब से जो चारुमती का विवाह होता था, तो जो राज सिंह थे वो चारुमती को वहां से छुड़ा कर लाए और उन्होंने चारुमती से क्या किया था? विवाह किया था। तो हिंदू राजकुमारियों की क्या की थी? रक्षा की थी। अगर देखो सलह कवर, तो सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की हाड़ी रानी से सलह कवर अपने पति के निशानी मांगने पर उसने अपना सिर काट कर दे दिया। तो इसमें क्या है, जो सलूम्बर के सामंत थे ये भी उस समय क्या थे? राज सिंह के
ठिकानेदार थे, मतलब राज सिंह के ही मेवाड़ क्षेत्र में जो रियासत आती है सलूम्बर, उसके ठिकानेदार थे। और ये राज सिंह की तरफ से युद्ध अभियान में जा रहे थे तो रतन सिंह, तो उसी समय इन्होंने अपनी पत्नी, अब एक सैनिक को भेजा अपनी पत्नी के पास, सलेह कंवर के पास, कि आपकी कोई निशानी दे दो। नई नई शादी हुई थी उनकी, तो सलेह कंवर ने अपना सिर काट कर दे दिया कि आपको मेरी याद ना सताए, इस वजह से आप मैं आप सिर काट कर आपको दे रही हूँ, ये आपके साथ रहेगा। तो देखो, अपने पति की निशानी मांगने पर उसने अपना सिर काट कर दे दिया। तो मेघराज मुकुल की कविता में सेनानी नामक, जो मेघराज मुकुल की कविता है सेनानी, इसके अंदर हमें इसका जिक्र मिलता है। और देखो राज सिंह की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या है, तो देखो मंदिर, राज सिंह ने कौन कौन से मंदिर बनवाया, तो श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़ा नाथ द्वारा बनवाया, द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली में बनवाया, राजसमंद में, अंबा माता का मंदिर उदयपुर में बनवाया। ये 3 मंदिर जो है राज सिंह द्वारा बनवाए गए। 1672 ईस्वी में गोविंद दास और दामोदर दास श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लेकर आए थे, और इन्होंने श्रीनाथ, इस मूर्ति को कहाँ पे स्थापित करवाया था, श्रीनाथ जी के मंदिर में सिहाड़ में नाथ द्वारा में स्थापित करवाया। अगला देखो झीलें, तो राज सिंह के काल में कौन कौन सी झीलों का निर्माण किया गया, तो त्रिमुखी बावड़ी, जाना सागर तालाब और राजसमंद झील, इन तीनों का जो निर्माण है राज सिंह के काल में हुआ। इसके दरबार में विद्वान कौन कौन से थे, तो किशोर दास, जिसकी पुस्तक थी राज प्रकाश ग्रंथ, सदाशिव भट्ट, इसका ग्रंथ था राज रत्नाकर, रणछोड़ भट्ट तेलंग, इसके द्वारा रचित ग्रंथ है राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली। तो राज प्रशस्ति ये 25 शिलाखंडों में जो है राजसमंद झील पर बनी हुई नौचौकी की पाल पर स्थित है, और इससे हमें जो है बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के काल की जानकारी मिलती है। तो देखो राज प्रशस्ति ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। ये राजसमंद झील के पास नौचौकी के स्थान पर स्थित है। ये 25 पत्थरों पर लिखी गई है और ये संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। इसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी है। इसमें मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी भी मिलती है। प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी भी हमें इस जो है शिलाखंडों से मिलती है, और राजसमंद झील के निर्माण की जानकारी भी हमें इन शिलाखंडों से मिलती है। मतलब कैसे तो संपूर्ण मेवाड़ की जानकारी, मेवाड़ इतिहास की जानकारी है। राजसमंद झील का निर्माण अकाल रात कार्यों में किया गया था 1662 से 1676 में। अगला है अमर काव्य वंशावली। प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह तथा प्रताप के घोड़े चेतक की जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिलती है। इसके लेखक कौन थे, अमर काव्य वंशावली के लेखक तो रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। राज सिंह की उपाधियां, तो देखो विजयकट कातू और हाइड्रोलिक रूलर, ये दोनों राज सिंह की उपलब्धियां थी। राज सिंह के बाद शासक बनता है अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड का शासनकाल होता है 1678 से 1710। इसके समय एक देवारी समझौता होता है जो कि 1708 में होता है, जिसमें अमर सिंह, मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ का अजीत सिंह और जयपुर का या आमेर का सवाई जय सिंह, इन तीनों के बीच एक समझौता होता है। और ये समझौता मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट के खिलाफ किया जाता है। तो इन तीनों में क्या होता है कि तीनों मिलकर क्या है कि बहादुर शाह से अपने राज्य की रक्षा करेंगे, और जो सवाई जय सिंह है इसको क्या है, इनका राज्य वापस से दिलाने में सहायता करेंगे। तो देखो समझौते की शर्तें क्या क्या थी, अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह को उनका राज्य दिलाने में सहायता की जाएगी। अमर सिंह सेकंड की पुत्री, मतलब जो है मेवाड़ के राजा अमर सिंह की जो पुत्री थी चंद्र कंवर, उसकी शादी जय सिंह से की जाएगी, तथा उन दोनों से जो उत्पन्न संतान होगी वही जो है आमेर का अगला राजा बनेगा। तो देखो अगला जो शासक आता है यहाँ का संग्राम सिंह सेकंड आता है, जिसका शासन 1710 से 1734 होता है, और उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण इसी संग्राम सिंह द्वारा करवाया जाता है। सीसाराम में वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जाता है संग्राम सिंह सेकंड द्वारा। अगला देखो वेदनाथ प्रशस्ति के लेखक रूप भट्ट से हमें इसकी जानकारी मिलती है, किसकी, संग्राम सिंह की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति से बांधनवाड़ा युद्ध की जानकारी भी मिलती है। इस युद्ध में संग्राम सिंह सेकंड ने मुगल सेनापति रणबाज खान को हराया था, किस युद्ध में, बांधनवाड़ा युद्ध में, और इसकी जानकारी भी मिलती है वेदनाथ प्रशस्ति से। मराठों ने चौथ वसूल किया था, किसके शासनकाल में, संग्राम सिंह के शासनकाल में। चौथ एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि मराठों, जो मेवाड़ी सरदारों से वसूल किया जाता था। अगला है जगत सिंह सेकंड, जो कि 1734 में 1734 से 1751 तक इसका शासन रहता है। इसके समय में एक सम्मेलन होता है, हुडा सम्मेलन, जैसे हमने पार्टी परवन की रस्म पढ़ी थी, विदेशी शक्तियों से लड़ने के लिए, उसी प्रकार मराठों से लड़ने के लिए जो है जगत सिंह की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन होता है, उसको बोलते हैं हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन ये होता है भीलवाड़ा में, और 17 जुलाई 1734 में यह राजस्थान के राजपूत राजाओं का मराठों के खिलाफ सम्मेलन होता है। इसमें जो अध्यक्षता करता है वो मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड करते हैं, और मारवाड़ के अभय सिंह, नागौर अभय सिंह वही जिसके समय में खेजड़ली आंदोलन हुआ था 1730 के अंदर। अगला है नागौर के बख्त सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह,
और बीकानेर के जोरावर सिंह, बूंदी के दलील सिंह, कोटा के दुर्जन सार, किशनगढ़ के राज सिंह और करौली के गोपाल पाल। तो ये सारे जो है हुडा सम्मेलन में सदस्य के रूप में आए और अध्यक्षता करने वाले कौन थे? मेवाड़ के जगत सिंह थे। तो मेवाड़ जो जगत सिंह के समय में हुडा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, लेकिन असफल हो जाता है ये। तो सम्मेलन के निर्णय देखो आप, ये सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे और वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा कोटा के अंदर। तो सम्मेलन का महत्व था, तो सम्मेलन का क्या क्या महत्व रहा है? तो राजाओं में आपसी मतभेदों का कारण हुडा सम्मेलन असफल रहा। फिर राजाओं में एकता का अभाव था, इस वजह से हुडा सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। और खानवा के युद्ध के बाद पहली बार राजस्थान में राजपूत राजाओं ने किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ एकता दिखाई थी, लेकिन फिर भी इनमें कुछ कमियां थी, एकता का अभाव था, इस वजह से ये सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। उदयपुर में जगत निवास महल का निर्माण करवाया था, किसने? जगत सिंह ने। जगत सिंह ने सेकंड ने उदयपुर में जगत महलों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। आगे आते हैं, अगला शासक बनता है भीम सिंह। तो देखो भीम सिंह जो कि 1778 से लेकर 1882 तक शासन रहता है इसका। इसके समय में एक विवाद होता है, कृष्णा कुमारी विवाद। जो कृष्णा कुमारी है ये जगत सिंह की क्या थी? पुत्री थी। कृष्णा कुमारी जगत सिंह भीम सिंह की, जयपुर के राजा जगत सिंह की भीम सिंह की जो कृष्णा कुमारी है वो भीम सिंह जो मेवाड़ के राजा थे उनकी क्या थी? पुत्री थी। अब क्या होता है कि जो भीम सिंह है ये अपनी पुत्री की जो सगाई है ये मारवाड़ के शासक भीम सिंह से कर देता है। मारवाड़ में भी शासक कौन होता है? भीम सिंह होता है। किसी कारणवश आकस्मिक इसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? मेवाड़ जो शासक होता है भीम सिंह, ये अपनी पुत्री का विवाह कहाँ कर देता है? जगत सिंह से कर देता है। सगाई कहाँ कर देता है? जगत सिंह से कर देता है। इसमें मान सिंह को गुस्सा जाता है, जो कि भीम सिंह का छोटा भाई होता है। वो कहता है कि भाई जगह इसकी सगाई मारवाड़ में हुई तो इसकी शादी भी कहाँ पे होनी चाहिए? मारवाड़ में होनी चाहिए। भीम सिंह नहीं है तो क्या हुआ? हम करेंगे। तो बाद में जो है मान सिंह और जगत सिंह के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, और इस युद्ध को बोलते हैं गिंगोली का युद्ध, जो कि परबतसर नागौर में होता है। परबतसर कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। 1807 में होता है। जगत सिंह सेकंड जयपुर का शासक और मान सिंह मारवाड़ के शासक के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। अब देखो इस युद्ध में क्या है कि दोनों के बीच जब युद्ध होता है तो कुछ समझदार लोग होते हैं, जैसे अजीत सिंह चूड़ावत, मीर खां पिंडारी जो टोंक का नवाब था, टोंक का शासक था, दोनों के कहने पर कृष्णा कुमारी को दे दिया, जहर दे दिया। जिससे क्या है? जहर देने से जब कृष्णा कुमारी मर जाती है तो ये विवाद खत्म हो जाता है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वही सिस्टम हो गया यहाँ पे। तो देखो कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया, किसके कहने पर? अमीर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत के कहने पर। और 13 जनवरी 1818 में भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली थी? जो 13 जनवरी 1818 में भीम सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है और यहीं पर जो है मेवाड़ का इतिहास खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं 1857 की क्रांति के दौरान जो है, चलो आज के लिए इतना ही कि यहीं पे हम भीम सिंह जो है अंग्रेजों से संधि कर लेता है और यहीं पे जो मेवाड़ की जो एक यहीं पे जो मेवाड़ का जो गरिमापूर्ण इतिहास है वो एकदम खत्म हो जाता है। और आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और साथ में ही बेल आइकन पे प्रेस कर दें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।